नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। बजट एक ऐसा शब्द है कि अगर आप कहीं कोई ख़रीदारी करने जा रहे हैं तब भी सामने वाला यही पूछता है कि आपका क्या बजट है। अगर आप घर में शादी करने जा रहे हैं तो भी आप बजट बनाते हैं और घर का अगर सामान लेके आना है तब भी बजट सामने आता है। बजट चाहे यह वाला हो चाहे बजट हो देश का, तो उस बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी बजट पर आज, क्योंकि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, तो उनको लेकर के हम आज आए हुए हैं एएमयू के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बजट जो है एक टॉपिक है और उसमें बहुत पढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो आइए जानते हैं कि आखिर बजट कैसा था। मेरा नाम शहरोज़ आलम रिजवी है। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी हूँ इस वक्त। सर, आज जो केंद्रीय बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने, तो उसमें क्या खास है? जिस तरह हर सालों में बजट आता है और कुछ ना कुछ उसकी में विशेषता होती है, इस साल भी कुछ ना कुछ नयापन तो है ही। और बजट बिल्कुल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसी तरह का था। काफ़ी राहत देने की कोशिश की गई मध्य वर्ग को, और जो आपके गरीब तबका है उसको थोड़ा सा राहत देने की कोशिश की गई है इस बजट में। इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात की गई है। थोड़ा सा बजट में जो उम्मीद की जा रही थी वो, हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद तो हम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद इसलिए की जा रही थी कि शायद इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। खैर, अभी कोई इतना जल्दी नहीं, चूँकि लास्ट ईयर काफ़ी बेनिफिट इनकम टैक्स में दे दिए गए थे, तो इसी वजह से शायद इस साल कोई मज़ीद कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर थोड़ा दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता है, चूँकि कंज्यूमर तभी आगे बढ़ेगा, तभी जो है कंज्यूमरिज्म आएगा जब कंज्यूमर के पास पैसा होगा। लेकिन अगर टैक्स में कोई बेनिफिट एडिशनल नहीं दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर के हाथ भी बंधे रहते हैं, और ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम कंज्यूमर को या मिडिल क्लास को हम कहें तो उसे ज़रूर होती है। न्यू टैक्स रेजीम की भी बात कही गई है, जिसमें 1961 का जो एक्ट अब तक इनकम टैक्स का लागू था उसको रिप्लेस किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो अब इसमें भी देखना है कि अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और इसको आसान बनाने की कोशिश की गई है। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं पब्लिक, तो उसको काफ़ी आसान बनाया गया, काफ़ी सरल बनाया गया है। अब उसमें देखना है कि किस तरह के जो फॉर्म्स आ रहे हैं आएंगे, तो उसमें क्या क्या आसानियाँ प्रपोज्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि कुल मिला के बजट अच्छा है और इससे हमें काफ़ी उम्मीद है। मैं प्रोफेसर मोहम्मद आज़म खान, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एएमयू अलीगढ़। ये जो आज बजट निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया हमारी वित्त मंत्री ने, ये मेरी राय में एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, जैसे भविष्य का बजट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए ये अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। उनमें से एक, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बात की गई है कि कुछ स्टेट जैसे जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इन स्टेट्स में जो रेयर अर्थ हैं उनको एक्सप्लोर करके इनको एक कॉरिडोर बना के उनको वो करना, क्योंकि आज के दौर में पूरे विश्व में रेयर अर्थ की एक बहुत अहमियत है नए औद्योगिकीकरण के लिए। सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में 5 नए हाई एजुकेशनल टाउनशिप की बात की है, जो एक बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। दूसरी चीज़, आज कल के दौर में एआई का जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में एआई के प्रयोग या एआई के प्रमोशन के लिए कदम उठाए हैं। ख़ास तौर पे कृषि क्षेत्र में एआई के प्रयोग के बारे में जो कदम उठाया वो भी सराहनीय है। एक दूसरी चीज़ जो इस बजट में बताया गया कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो हमारा
पिछले 10 सालों में कम हुआ। तकरीबन 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया, तो ये भी एक सराहनीय कदम। दूसरी चीज़, जो हम राजकोषीय घाटे या सरकार की जो वित्त प्रबंधन है उसकी बात करें, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें वित्त मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उसमें एक है कि जो डेट जीडीपी रेशियो को 50% के आसपास लाने की बात कही गई है, वो भी एक सराहनीय कदम है। जो राजकोषीय घाटा जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, इस बजट में प्रपोज़ किया गया है कि उसको 4.3% लेके आना है, जो कि हमारा टारगेट जो 4.5 था उससे नीचे लेके आना है, तो एक सराहनीय कदम है। रही बात जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखा गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सुधार पहले से लाया गया है, और शायद इसलिए भी उसमें चेंज नहीं किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदल के चेंज करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2026 से, तो भी एक सराहनीय कदम है। मेरी राय में जो ये बजट है, ये बजट एक भविष्य का बजट है, जो भविष्य में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार का एक सराहनीय कदम है। Myself, Dr. S.M. Javed Akhtar, Professor in the Economics Department, AMU Aligarh. This year budget has been framed within the broad objectives of Viksit Bharat, which is focused on growth, economy, and public. These are the three main focus of this budget: how growth can be obtained, how economy can be accelerated towards growth, and how benefits can be provided to the public. And that's why this budget is called as Reform Express. If we further analyze this budget, then we find that there are 5 or 6 broad areas where focus has been given. One important area is the manufacturing sector. The focus has been given how to further strengthen and expansion can be done as far as this manufacturing sector is concerned, particularly giving emphasis on biopharma sector, then this what we call as biotech and semiconductor mission of India, pharmaceuticals. So within manufacturing sector, which is also one of the important sector for the purpose of providing employment. So if we go for expansion and strengthen as far as manufacturing sector is concerned, employment can be expected from this sector. The second important focus is on MSMEs, which is also very important from the point of view of the employment generation and particularly utilizing the local services and local skill. So this MSME sector, emphasis has been given how credit can be provided, how liquidity can be provided, and the professional support can be provided to MSME sector, particularly during the COVID period, as we know that many of the MSME sectors, many of the MSME industries, they have been closed because of many reasons, lack of credit, lack of infrastructure support. So this time the government has given focus on this MSME sector, which can be one of the important decision of the government. The third area, if we go by the budget, we find the service sector, health, education, and orange economy. Particularly the things have been told about medical tourism, creating medical hubs, education to employment through entrepreneurial development of the country. So service sector has been also the focus of this budget. We also talk about agriculture and allied services, and the focus has been given productivity over subsidies, that whatever subsidies government they are providing for the purpose of helping the farmer, it's better to improve the productivity of agriculture so that the financial condition of farmers can be better and their purchasing power can also be improved. So the main mantra is productivity over subsidy as far as agriculture and allied activities are concerned. And then we have infrastructure, urbanization, and energy security also in this budget. And lastly,
the emphasis has been given on tax, financial sector reforms, and governance reform. Two important things in this regard has been told, that MAT, minimum alternative tax, has been reduced from 15 to 14%, and the debt GDP ratio, which is currently to the tune of 56-57%, it is expected that it may be reduced to the extent of 50% by the year 2030. Also, fiscal deficit has been projected to be 4.3% in this fiscal year, and overall growth has been targeted to the extent of 7%. But some disappointment is there, because nothing has been said about personal income tax. In every budget, particularly the individuals, the Aam Janta, they are looking about, they are thinking of some concessions, some relief, particularly the middle class people, as far as the personal income tax is concerned. No mention has been made regarding the personal income tax. मेरा नाम सईदा खातून है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ विमेंस कॉलेज के इकोनॉमिक सेक्शन में। उसको मैं काफ़ी इंक्लूसिव बजट कहूँगी कि उसने सारे सेक्शंस को टच किया है। स्पेशली बहुत ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात कही है, स्पेशली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में, उससे क्योंकि किसी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी कंट्री में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है उतना उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए स्पेशली टियर 2 एंड टियर 3 का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ये एक स्पेशल मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। और स्पेशली जैसे किसी भी एरिया को नेगलेक्ट नहीं किया गया, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की गई, उनके डेवलपमेंट की बात की गई, और वहाँ तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। वो कई बार इन स्टेट्स को भी हम अपने मेन स्ट्रीम स्टेट्स के साथ इंक्लूड करने की बहुत अच्छी बात की गई, ठीक है ना। और ये भी देखा गया कि हमारे कुछ हम ऐसा टूरिज़्म भी डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें ट्रैकिंग का सिस्टम, जो हमारे हिली एरियाज़ हैं उसमें ट्रैकिंग की फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी, उनको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सबसे अच्छी और एक चीज़ मुझे क्या लगी कि टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करने की बात की गई, क्योंकि जनरली क्या है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा एक बहुत एक्सपोर्ट अर्नर रहा है, पर क्योंकि अच्छे टेक्सटाइल और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल चाइना से आते हैं, जिससे कि इंडिया को कॉम्पीट करना पड़ता है। और जब इसमें टेक्सटाइल के एडवांसमेंट की बात, उसमें वैल्यू एडिशन की बात, उसमें मॉडर्नाइजेशन की बात, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की गई, जिससे कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव लेवल पर दोबारा आ सकेंगे, जो कि वो अपना मार्केट शेयर लूज़ करने लगे थे, ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रही है, और इसमें इन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और अच्छा करने की कोशिश की गई है। इवन आयुर्वेदा के डेवलपमेंट की बात भी की गई है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले आएँ, योगा को भी और आयुर्वेदा को भी। एमएसएमईज़ की बात की गई है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होती हैं स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। तो हम हिंदुस्तान की काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे अगर हम स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अच्छे से डेवलप करें, और उनमें फंड्स एलोकेशन की बात की गई है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। फिजिकल प्रूडेंस हमेशा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहा है, फिजिकल डेफिसिट को कम करने की बात की गई है। और स्पेशली जो हमारी कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कैंसर हैं, उनकी जो मेडिसिन हम इंपोर्ट करेंगे उस पर ड्यूटी एग्जेम्पशन की बात की गई है। रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात की गई है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको एक्सट्रैक्शन और उनके डेवलपमेंट एक्सट्रैक्शन की बात की गई है कि हम रेयर अर्थ मटेरियल को इंडिया में ही एक्सट्रैक्ट करें। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं मुझे, तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि एक इंक्लूसिव बजट था। कुछ इनकम स्लैब टैक्स को नहीं टच किया गया, वो मे बी मतलब जो हमारे शायद कुछ जनता को लगेगा कि नहीं इस पॉइंट पे क्यों नहीं टच किया गया, पर अदरवाइज़ देखें तो सब सेक्शंस की बात की गई, ग्रीन एनर्जी की बात की गई, सोलर पैनल्स की बात की गई, ठीक है ना, और सारे एरियाज़ की बात कही, फीमेल्स की बात कही। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि एक इंक्लूसिव बजट हमें मिला है। मेरा नाम शीरीन रईस है, मैं यहाँ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में फैकल्टी हूँ। कि हमारा जो भी बजट बनाया जाता है कंट्री के हिसाब से बनाया जाता है, और क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट की जाए। उसमें बजट में एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि एमएसएमईज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। एमएसएमईज़ को प्रमोशन पहले ही काफ़ी हो रहा है, अब और जो इसमें प्रमोशन होगा तो उसमें ये है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, प्लस एमएसएमईज़ का प्रमोशन। हमारे यहाँ जो हम लोगों का मूवमेंट है स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, वो भी बहुत सारे एमएसएमईज़ हमारे यहाँ इन्वॉल्व हैं स्वदेशी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में।
और क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मेरे ख्याल से दुनिया का इट्स द ओनली कंट्री जहाँ इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी सारी यहाँ पर कल्चर मौजूद है, जिसकी वजह से तरह तरह की यहाँ पर यूनिक स्किल कला मौजूद है। तो अगर हम MSMEs को प्रमोट करेंगे तो हम इसके थ्रू कंट्री हमारे हर स्टेट की जो डिफरेंट कला है, डिफरेंट यूनिक स्किल्स है, उसको भी प्रमोट करेगा। उसके साथ साथ सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी इवन इन द रूरल रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। दूसरा इसमें मेडिसिन पे भी जोर दिया गया है। जैसे एलोपैथिक साइड में तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए ही हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया का अभी से ही नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से ही बहुत रिच रहा है। गवर्नमेंट ने इस करेंट बजट में भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इम्पोर्टेंस दिया है। जैसे आयुर्वेदा, वो भी हमारा एक ऐसे इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बहुत पॉपुलर है। और इस टर्म्स में हम उसकी पॉपुलरिटी खुद ही देख सकते हैं कि इंडिया का अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है मेडिकल टूरिज्म विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको हम मेडिकल प्लूरलिज्म भी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है कि आयुर्वेदा को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी इंडिया में ही डिमांड नहीं है बल्कि ग्लोबली डिमांड है। और हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं दूसरे कंट्रीज से ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से अपना इलाज कराने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जो कि हमारे कंट्री को मदद करेंगे विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए। जैसे टूरिज़्म है, सर्विसेज सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दीज आर ऑल वेरी अप्रिशिएबल स्टेप्स। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ वेरी गुड बजट और फ्यूचरिस्टिक बजट है। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम ख़ान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं प्रोफेसर आज़म सर के अंडर में रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा टॉपिक भी पब्लिक फाइनेंस से ही रिलेटेड है। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो गवर्नमेंट बात करती है, लेकिन ये बजट हमेशा की तरह गवर्नमेंट जब से आई है, ये एक काफ़ी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे ज़्यादा जो ज़ोर डाल रही है वो स्किल्स के ऊपर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को प्रमोट करने की पर काफ़ी ज़ोर डाल रही है। और जो गवर्नमेंट धीरे धीरे फिजिकल प्रूडेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक टारगेट है FRBM एक्ट 2003 का। तो उसकी तरफ गवर्नमेंट पूरी तरह से अग्रसर है जाने के लिए। तो जैसे कि पहले 4.4%, इससे पहले फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था और इस बार इसको घटा करके 4.3%, विच इज़ क्लियरली द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फिजिकल प्रूडेंस। जी जी। और कुछ और गवर्नमेंट ने जैसे कि 7 रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात की है, विच विल गिव इम्पेटस टू द रेलवे ट्रांसपोर्ट। और उसके अलावा गवर्नमेंट जैसे कि हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने की बात कर रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त फॉर द 21st सेंचुरी स्किल्स। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़ास जोर डाला है डिफरेंटली एबल्ड के ऊपर, जैसे कि कौशल दिव्यांगजन योजना, जिसका पर्पज़ है टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल कराना और उनको स्किल देकर, ताकि वो खुद लाइवलीहुड मांगे नहीं बल्कि लाइवलीहुड सीकर बने। जी जी। तो ये है बजट। और एक और भी ख़ास चीज़ जो इसमें की है कि प्राइम मिनिस्टर के ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसकी तरफ एक बहुत शानदार कदम माना जा सकता है। जी जी। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है कि रियर अर्थ कॉरिडोर्स भी बनाने की बात कही गई है इसके अंदर, जो 7 स्टेट्स को गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है। जी जी। तो वो भी एक जो गवर्नमेंट का जो रियर अर्थ मिनरल्स है उसकी डिस्कवरी और उसके एक्सप्लोरेशन में जो कि काफ़ी हेल्प करने में मदद कर सकता है और हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम अतहर है। मैं BA 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं। देखिए, बजट मैंने पढ़ा बजट के बारे में, तो उसमें यही पता चल रहा है कि बजट जो है बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म अप्रोच है बजट की, शॉर्ट टर्म नहीं है। मतलब आगे का देखा जा रहा है कि अगले 10 साल 15 साल में इंडिया किस तरह से एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। तो उसमें से उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रमोट करने के लिए उन्होंने टैक्स हॉलीडे दे दिया है 2047 तक कुछ कंपनीज़ को। तो उसमें वो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, ग्लोबल डेटा कंपनीज़ हैं, जैसे OpenAI हो गई आपकी, तो वो अपना डेटा सेंटर्स इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकती हैं विदाउट एनी टैक्स फाइलिंग। तो उसमें काफ़ी प्रमोशन होगा इंडिया में, बाहर की कंपनीज़ आएंगी होपफुली। और उसके अलावा रेलवेज़ को भी काफ़ी प्रमोशन मिला है। एक 7 पैसेंजर कॉरिडोर्स वो करे गए हैं, प्लान करे गए हैं, जिसमें कि दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, इस तरह से काफ़ी पैसेंजर कॉरिडोर्स को इनॉग्रेट करा जाएगा। और उसके अलावा आपके रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी काफ़ी फोकस है, जैसे कि जो
बहुत ही एसेंशियल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो आजकल डेटा इंडस्ट्री में बहुत वाइटल हैं, उसके लिए भी काफ़ी प्रमोशन है। स्टेट्स को काफ़ी इंसेंटिवाइज करा जा रहा है उनके प्रमोशन में और उनके प्रोक्योरमेंट में। उसके अलावा आपके जो है डिसेबल्ड और इन लोग के लिए भी काफ़ी स्कीम्स प्रोवाइड करी गई हैं, तो उसमें भी उनको भी काफ़ी हेल्प होगी डिसेबल्ड क्लास को, तो डिफरेंटली एबल्ड डिसेबल्ड क्लास को। तो उसके अलावा जो है काफ़ी बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है और स्किल्स को, जॉब्स को बहुत प्रमोट करा जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, तो उनको जॉब्स की बहुत ज़रूरत है और ग्रोथ जो है स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें काफ़ी स्कीम्स बनाई गई हैं ताकि उनको ग्रोथ हो, उनकी स्किल्स डेवलप करी जाएँ और वो एक बहुत अच्छा इंडिया को GDP में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।